पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए अब 12 घंटे का समय बचा है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई है। सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त के साथ साथ अब इलाके में मौजूद अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। यानी बंगाल में अब की बार दागियों पर प्रहार हो रहा है और कुख्यात बदमाशों को पिंजरे में कैद किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम कोलकाता से गिरफ्तार कार्तिक सोनकर उर्फ खरगोश का है, जिसके खिलाफ कोलकाता के 5 थाने में कुल 20 मामले दर्ज हैं, जिसमें कई गंभीर मामलों में आरोपी को सजा भी हो चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि वोटिंग के दौरान किसी प्रकार का विवाद या हिंसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने कूच बिहार, मुर्शिदाबाद दक्षिण, 24 परगना और कोलकाता से 135 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मालदा से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से पुलिस ने 962 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस और चुनाव आयोग का ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई में लोगों को निडर वोटदान करने के लिए बल मिलेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश न कर सके। पश्चिम बंगाल चुनाव की जहां पहले चरण के मतदान से पहले माहौल गर्म है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बात बात पर एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसक झड़प की भी कई खबरें हमें मिली हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करा पाना इतना आसान नहीं होता है। अब इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। दुर्गापुर में रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेता पर हमला कर दिया, तो वहीं बरुईपुर में टीएमसी के पंचायत सदस्य के घर पर जमकर हमला हुआ। अब दुर्गापुर के इस वीडियो को देखिए। सड़क पर बाइक और स्कूटी जहां तहां गिरे पड़े हैं। देखिए, ये महिला बाइक पर डंडे बरसा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को इस हिंसक झड़प को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए नजर आए। बरुईपुर से टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। यहां पर बात हाथापाई से आगे बढ़ गई। आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने यहां गोलियां भी चलाई, घर और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सड़क पर बिखरी गाड़ियां इसकी गवाही दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव का इतिहास खूनों से सना पड़ा है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी जिस तरह से हिंसक झड़प की खबरें यहां से आ रही है, वो बताने के लिए काफी है कि शांतिपूर्ण चुनाव करा पाना यहां कितना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वैसे तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मछली का तड़का खूब लगा। ममता बनर्जी जहां माछ भात को बंगाली संस्कृति से जोड़कर बीजेपी पर हमलावर दिखी, तो बीजेपी के नेता सार्वजनिक रूप से मछली खाकर या मछली के साथ प्रचार कर इन आरोपों को खारिज करते दिखे। क्योंकि इन्हें साबित करना था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बंगाल की संस्कृति और परंपरा से छेड़छाड़ नहीं करेगी। यही कारण है कि टीएमसी के मछली वाले नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी के नेता मछली के साथ प्रचार करते नजर आए। पहले चरण के प्रचार की शुरुआत हो या मतदान के पहले ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी को घेरने के लिए उन्हें मछली का तड़का खूब लगाया। आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। ममता बनर्जी की मछली पॉलिटिक्स का असर देखिए। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार दोनों हाथों में मछली लेकर प्रचार करते नजर आए। लोगों को भरोसा दिलाते दिखे कि बीजेपी आएगी तो माछ भात पर संकट नहीं होगा। ये है डॉक्टर शरद बत मुखर्जी, जो कि विधाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। हाथ में कतला मछली लेकर इनका जनसंपर्क अभियान खूब चर्चा में रहा। बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के नेता भी मछली के साथ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। टालीगंज से टीएमसी कैंडिडेट अरूप विश्वास की रैली में भी मछली वाला प्रचार नजर आया। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता को मछली वाली पॉलिटिक्स का तड़का कितना पसंद आया। ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल अपनी गरीबी से जूझने में जुटा हुआ है, जिसके सुदूर इलाकों में महिलाओं के पास आज भी तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन्हीं दीदी के शासन में नेता खूब फल फूल रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में टीएमसी के 106 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की संपत्ति दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। हिंसा, मारपीट और धमकियों से भरे चुनाव प्रचार के बीच आई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से पॉलिटिकल रिफॉर्म पर बहस शुरू कर दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पहले चरण के उम्मीदवारों की कुंडली खंगाली, जिसके मुताबिक पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका 5वां हिस्सा करोड़पतियों का है। करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में टीएमसी टॉप पर है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई भी पीछे नहीं। टीएमसी के 106 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो भाजपा के 71, कांग्रेस के 50 और माकपा के भी 24 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। टॉप 3 अमीर कैंडिडेट्स भी टीएमसी के ही हैं।
टॉप 3 में जंगीपुर के जाकिर हुसैन 133 करोड़ के साथ सबसे ऊपर हैं, जबकि बरजोड़ा से गौतम मिश्रा 105 करोड़ के साथ दूसरे और दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्त 72 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 500 से लेकर 1000 तक है। बंगाल चुनाव अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब से 12 घंटे बाद पोलिंग बूथ पर वोटर्स अपने भाग्य विधाताओं के भाग्य का फैसला कर रहे होंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी की है। पहले चरण में शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसके लिए मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो वहीं लोगों को भयमुक्त होकर वोट डालने के लिए सुरक्षाकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। चुनाव आयोग की इन तैयारियों को तस्वीरों में दिखाएं, कैसे ईवीएम मशीन भेजे गए हैं, कैसे पोलिंग बूथ की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये उपद्रवियों के लिए कड़ी चेतावनी है। इस चरण में 16 जिलों के 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जो कि 1478 प्रत्याशियों के लिए वोट करेंगे, जिसके जरिए बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के कई दिग्गजों की हार जीत तय होगी। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, माथाभंगा से निशीत प्रामाणिक, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, डोमकल से हुमायूं कबीर, सिलीगुड़ी से गौतम देव और दीनहाटा से उद्यान गुहा की किस्मत इसी चरण में लिखी जा रही है। अब सब कुछ बंगाल के वोटर्स पर निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सख्त नियम भी बनाए हैं और इसके तहत पहले चरण की सभी 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यानी रात में बाइक या स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। दिन के समय बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने की अनुमति नहीं होगी। ये पाबंदी मंगलवार से लागू हो गई है और 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक जारी रहेगी। इस पाबंदी में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या किसी पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कामों के लिए ही छूट मिलेगी। मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री भी बंद कर दी गई है। मतदाताओं को डराने धमकाने की आशंका को देखते हुए बाइक रैलियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान की तैयारियों के बीच दूसरे चरण का धुआंधार प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काल भैरव के दर्शन के बाद सीधे बंगाल के रण में पहुंचे, जहां आज उन्होंने 5 सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और आज तो सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार बंगाल में खेला नहीं होगा। ममता दीदी कहती है कि खेला होवे और मैं कहता हूँ कि ममता दीदी ये बार खेला शेष। बंगाल के रण में प्रचार के लिए उतरने से पहले योगी वाराणसी में काल भैरव के मंदिर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बंगाल विजय का आशीर्वाद लिया और उसके बाद सीधे उतर पड़े मैदान में। प्रचार के दौरान ममता सरकार पर चुन चुनकर वार किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागिर्दी से और बंगाल को डेमोक्रेसी चेंज होने से बचाइए। पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम योगी हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं, चुन चुनकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर वार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान गृहमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गृहमंत्री का कहना है कि खड़गे को अपने बयान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राम राज्य एक प्रतीकात्मक बात है जो महात्मा गांधी ने सुशासन के लिए की। गृहमंत्री अमित शाह इस समय सोनारपुर में रोड शो कर रहे हैं अपनी कैंडिडेट रूपाली गांगुली के लिए। लोगों से समर्थन मिला। सर, समर्थन तो जबरदस्त मिल रहा है, लेकिन टीएमसी कह रही है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर को वो ध्रुवीकरण से जोड़ रही है। टीएमसी कह रही है एसआईआर नहीं है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। अगर घुसपैठिया निकालना मतदाता सूची से ये ध्रुवीकरण है तो हमें ध्रुवीकरण मंजूर है। सर, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कटमनी बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा है। बाहरी का सवाल ही नहीं है। बंगाल का भाजपा का पहला मुख्यमंत्री, बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला, बंगाल का नागरिक हो। गृहमंत्री जी सबसे बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं यहाँ पे सरकार भाजपा के आगे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि राम राज्य की सरकार नहीं बनने देंगे, यहाँ सिर्फ ममता राज ही रहने वाला है।
देखिए, रामराज एक प्रतीकात्मक बात है जो महात्मा गांधी ने सुशासन के लिए की थी। अगर ममता जी को महात्मा गांधी के सुशासन की परिकल्पना पसंद नहीं है, मैं भी मानता हूं, इसीलिए यहाँ गुंडा राज। सर, अब तो प्रधानमंत्री जी को भी आतंकवादी कहा गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी चुनाव में। क्या आपका आंकड़ा क्या कहता है कि बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है? कल वोटिंग के बाद बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय सोनारपुर में लगातार रूपा गांगुली के लिए वोट मांग रहे हैं, जनसमर्थन मांग रहे हैं, और अगर आप देखें तो बहुत लंबा रोड शो इस समय चल रहा है सोनारपुर में, और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जी न्यूज़ के माध्यम से। एक बड़ी संख्या पे यहाँ भीड़ मौजूद है जो गृह मंत्री के समर्थन में जुटी हुई है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह सोनारपुर में लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बयान के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और राम राज्य के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर घुसपैठ का मुद्दा उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत है तो भारतीय जनता पार्टी ये गलती बार बार करेगी। राम राज्य की बात खुद गांधी जी ने कही थी कि सुशासन का प्रतीक है राम राज्य। बिहार में भले ही अभी दूर दूर तक चुनाव नहीं है, लेकिन चुनावी समीकरण बनने बनाने का दौर अभी भी चल रहा है। अब बीते विधानसभा चुनाव में चोट खाए दो धुरंधरों तेज प्रताप यादव और पीके के बीच बंद दरवाजे के पीछे मुलाकात हुई है। बिहार की सियासत में इस नई हलचल के अब सीक्रेट्स तलाशे जा रहे हैं। हालांकि दोनों के मौजूदा पॉलिटिकल स्टेटस के हिसाब से सियासी समीकरण 0+0 ही है। 0 इसीलिए क्योंकि बंद कमरे में हुई इनकी मीटिंग के गुणाभाग से बिहार के सियासी गणित पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, भविष्य के लिए कई मायने जरूर बदल सकते हैं। ये मुलाकात पीके के शेखपुरा स्थित आवास पर हुई, जिसका वीडियो तेज प्रताप ने खुद शेयर किया, जिसमें वो पीके के आवास में गाड़ी से उतरते नजर आते हैं और पीके उनकी अगवानी में खड़े होते हैं, जिसके बाद तेज प्रताप दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। जवाब में पीके भी प्रणाम करते हुए गर्मजोशी से हैंडशेक करते हैं। इसके बाद दोनों एक गलियारे से होते हुए मीटिंग वाले कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब दोनों की पार्टियां मर्ज होंगी या फिर तेज प्रताप पीके से प्रबंधन के गुर सीखने आए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक नाबालिग की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। बवाल उस समय भड़क उठा जब यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रतिनिधि मंडल गांव पहुंच गया और हंगामा खड़ा हो गया। इसी दौरान गांव के ही लोगों ने जबरदस्त पथराव कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर फेंके गए। पथराव के दौरान कई लोग घायल भी हुए। वहीं इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव किया। देखते ही देखते मामला बिगड़ता चला गया। उपद्रव कर रहे कुछ लोगों को पुलिस अपने साथ भी ले गई, लेकिन धीरे धीरे विवाद बढ़ता ही चला गया। इस बीच गांव के लोगों ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को पीट दिया। इसी बीच पुलिस ने बीच बचाव कर वहां लोगों को शांत करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन बवाल बढ़ता चला गया। बता दें कि 15 अप्रैल को गांव की 16 साल की लड़की निशा विश्वकर्मा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। पुलिस की जांच में ये मामला हत्या का निकला। इसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। निशा की मौत के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल था। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में अभी तक 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग झुलस गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के वक्त की तस्वीर भी सामने आई, जहां धमाके की आवाज सुनी गई। धमाका इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। धमाके की वजह से इलाके में धुएं का गुबार नजर आया। वहीं इस दौरान अचानक से दोबारा पटाखों की आवाज आने से पूरे इलाके में दहशत मच गई। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रुक रुक कर विस्फोट होने से रेस्क्यू में परेशानी हो रही थी। पटाखे खेतों के बीच बने शेड में बनाए जा रहे थे। हादसे के समय करीब 40 लोग मौजूद थे। वहीं हादसे की वजह क्या है, इसे लेकर जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले कुछ वक्त से लव जिहाद के आरोपों को झेल रही है, वहां एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। खुलासा हुआ है कि यूनिवर्सिटी में एक फर्जी डॉक्टर न सिर्फ रह रहा था, बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को बाकायदा बाहर ले जाने की फिराक में भी था।
लेकिन योगी फोर्स ने हस्साम अहमद के फर्जीवाड़े की पोल खोल दी और इस मामले में डॉक्टर रमीजुद्दीन, शारिक खान और मोहम्मद आदिल के बाद ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। डॉक्टर के भेष में मेडिकल कैंप के बीच खड़ा ये शख्स है हस्साम अहमद, जो खुद को डॉक्टर बताता है, मेडिकल कैंप लगाता है और तो और छात्रों को डॉक्टर बनकर विदेश ले जाने का सपना भी दिखाता है। लेकिन इसकी असलियत जब सामने आई तो पता चला कि असली डॉक्टर नहीं, फर्जी डॉक्टर था। डॉक्टर की डिग्री तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 12वीं पास था। 12th पास आउट मेडिकल कैंप चला रहे थे। कहाँ से 12th पास आउट? हस्सान अहमद को लेकर अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बड़े प्लान की तरफ इशारा कर रही हैं। हस्साम यूनिवर्सिटी के कई छात्र छात्राओं को अमेरिका के डॉक्टर से मिलवाने दिल्ली ले जा रहा था, जिसमें एम्स में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के लिए चयनित होने का फर्जी आमंत्रण पत्र भी जारी किया गया, जिस पर फर्जी साइन भी किए। खास बात यह है कि जिन लोगों को ये लेटर दिया गया वो सभी हिंदू थे। अब योगी फोर्स इसकी कुंडली खंगाल रही है, क्योंकि योगी इस तरह के गैंग को पनपने नहीं देंगे। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक IRS अधिकारी की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस हत्या ने एक बार फिर आरुषि हत्याकांड की याद दिला दी। क्योंकि वारदात के वक्त घर में लड़की अकेली थी। उसके माता पिता घर से जिम के लिए निकले थे और जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बेटी की हत्या हो गई है और नौकर फरार है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लड़की की किसी तार से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या से पहले रेप की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। फिलहाल शक है कि घर के पुराने नौकर ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिससे कुछ पहले महीने ही नौकरी से निकाल दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि उसी ने बदला लेने के लिए लड़की की निर्मम हत्या की है, जिसका नाम राहुल है और जो राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। तो वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राजधानी दिल्ली से मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की और उसके भाई को पहले बीच सड़क पर रोका गया, फिर मारपीट की गई और घर तक पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए कि युवक को कैसे 3 से 4 लड़के मिलकर पीट रहे हैं। युवक जैसे ही खुद को बचाकर भागा तो ये भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। मामला दिल्ली के सरिता विहार इलाके का है, जहां एक लड़की अपने भाई के साथ बाइक से लौट रही थी। तभी कुछ युवकों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। पहले गाली गलौज की और फिर आगे बढ़ने से रोका गया। जब बहन भाई ने विरोध किया तो दोनों को घेरकर मारपीट शुरू कर दी गई। भाई को लात घूंसों से पीटा गया। इस दौरान लड़की को भी चोट आई। किसी तरह दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ देर बाद हमलावर उनके घर के पास पहुंचे और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मारपीट करने वालों में एक बाउंसर भी शामिल था। पुलिस अब पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। देखना होगा बाउंसर गुंडों का इलाज कब होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी में डांस कर रही हिंदू महिलाओं पर भद्दे कमेंट करने वाले हसन खान का उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक्शन लिया है। हसन अपने लड़खड़ाते कदमों से अपनी करतूत के लिए माफी मांग रहा है और फिर ऐसी गलती न करने की कसम खाता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। ये है वो हसन खान जो कल तक पुलिस के साथ अपना रौब दिखाता था और उसी हनक में इसने शादी समारोह में हिंदू महिलाओं के डांस पर भद्दे कमेंट कर दिए। लेकिन पुलिस ने जो इसका हश्र किया, ये तस्वीरें उसे पूरी तरह से बयां कर रही है। वायरल वीडियो के बाद बरेली पुलिस ने हसन खान को गिरफ्तार किया और उसका ऐसा इलाज किया कि अब हिंदू महिलाओं पर गंदा कमेंट करने वाला अब लंगड़ा हो गया है और योगी फोर्स से माफी मांग रहा है। माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। हसन के ये लड़खड़ाते कदम उन तमाम अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि अगर यूपी में कोई अपराध किया तो योगी फोर्स ऐसे ही अपराधियों के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। भले ही तनाव मिडिल ईस्ट में हो और ड्रोन मिसाइलों के हमले का खतरा हर वक्त मंडरा रहा हो, लेकिन तेहरान से 2500 किलोमीटर दूर अलवर में भी बीती रात अचानक ड्रोन मंडराता हुआ दिखा और इसके बाद एयर रेड सायरन बजने लगा, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई और पल भर में ही यहाँ अफरा तफरी मच गई। एयर रेड सायरन बजने लगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस मौके की तरफ भागती नजर आई। कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए थे, जिन्हें मेडिकल की टीम अपने साथ ले जा रही थी। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल थी जो अलवर में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए थी। लेकिन ये किसी आतंकी हमले नहीं बल्कि ड्रोन से होने वाले हमले को लेकर थी। रात के वक्त यहाँ आर्ट्स कॉलेज के पास का इलाका सायरन और अनाउंसमेंट से गूंज उठा। दुश्मन का जहाज कभी भी अपने शहर के ऊपर बम गिरा सकता है और आप अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। कहीं खाई है तो खाई में छुप जाए।
ये सब कुछ हो रहा था अलवर की कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की देखरेख में। पहलगाम हमले की बरसी पर इसका आयोजन कर शहर ने पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी को देखा, क्योंकि उसके नापाक मंसूबे कब सच बन जाए कोई नहीं जानता। अगली खबर बिहार से है, जहां शराबबंदी जैसे कड़े कानून के बाद भी शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। तस्कर पुलिस की कड़ाई की काट खोज रहे हैं और पड़ोसी राज्यों में बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं। अब फसल है साइड से। अब देखिए, ये शराब किसी बक्से से नहीं निकल रही है, ना किसी शराब की दुकान से निकल रही है, बल्कि एक गाड़ी से निकल रही है। तस्करों ने ड्राइवर की सीट से लेकर गाड़ी में डिक्की और इंजन तक तहखाना बनाकर रखा था। देखिए कैसे एक एक कर शराब की पैकेट्स निकाली जा रही है। ये शख्स इस गाड़ी में जहां हाथ लगा रहा है वहां शराब निकल रही है। देखिए एक एक कर 100 से ज्यादा पैकेट्स को निकाला गया, जिसे इन बोरों में भर कर रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जंग की हुंकार भरने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब इमोशनल दिख रहे हैं। उन्होंने अब ईरान की जेल में बंद 8 महिलाओं की रिहाई की मांग की है और साथ ही ईरान के लिए प्लीज, थैंकफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इन महिलाओं की तस्वीरों वाला एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान में इन महिलाओं को जल्द ही फांसी दी जा सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी नेताओं से अपील करते हैं कि इन महिलाओं को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और अगर ऐसा होता है तो वो उसके लिए आभारी रहेंगे। कृपया उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। ट्रंप के इस पोस्टर में ईरान की ये 8 महिलाएं हैं। साथ ही दुनिया को इसके लिए चुप रहने के लिए भी फटकार लगाई गई है। हालांकि ईरान की ओर से ऐसी 8 महिलाओं को फांसी दिए जाने की खबरों को खारिज कर दिया गया है। दरअसल ट्रंप ने कुछ दिन पहले खुद को ईसा मसीह के रूप में दिखाया था और अब बयान पर प्लीज और थैंकफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के इन्हीं हरकतों ने पूरी दुनिया को एक बार फिर दुविधा में डाल दिया है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। तेहरान की सड़कों पर ईरान ने अपने घातक हथियारों को उतारकर खुला शक्ति प्रदर्शन किया और इसे अमेरिका और इजराइल के लिए सीधी सीधी चेतावनी माना जा रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए जो बता रही है कि ईरान किसी भी सूरत में घुटने नहीं टेकने वाला है। उल्टा अमेरिका और इजराइल को अपनी पुख्ता तैयारी की झलक दिखा रहा है। तेहरान की सड़कों पर ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ईरान ने अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें उतार दी हैं, जिसमें खुर्रमशहर 4 मिसाइल है जो अब तक युद्ध में भारी तबाही मचा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही चेतावनी दे दी हो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान का संदेश साफ हो गया है। अगर हमला हुआ तो जवाब भी कड़ा और तुरंत दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही देशों के बीच सीज फायर के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के मिलिट्री कमांड का भी कहना है कि उसकी सेना के हाथ ट्रिगर पर है और अगर यूएस कोई कदम उठाता है तो वो पहले से भी ज्यादा कड़ा सबक सिखाएंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तनाव की वजह से एक बार फिर दुनिया भर में हथियार खरीदने की होड़ लग गई है और ऐसे में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस जैसे देश इसे अपने लिए एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इन देशों को बेचैन करने अब जापान भी मैदान में है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हथियार उत्पादन से मुंह मोड़ लिया था। इसके लिए जापान ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव किया है और घातक हथियार बेचने पर लगे अपने प्रतिबंध को हटा दिया है। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले के बाद जापान ने घातक हथियार नहीं बेचने की कसम खा ली थी। 1976 में जापान ने घातक हथियार के निर्यात पर लगभग पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाई। 2014 में थोड़ी ढील दी गई, लेकिन सख्त सीमाएं बनी रही। लेकिन अब बदलाव करने के साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ $7 अरब की डिफेंस डील की है। इसके साथ ही कम से कम 17 देश जापान में बने हथियार खरीद सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। अगर और देश जापान के साथ समझौते करते हैं तो ये सूची बढ़ सकती है। जापान का ये फैसला चीन को करारा जवाब माना जा रहा है, जो अपने एग्रेशन से चीनी सागर से लेकर जापानी सागर तक तनाव बढ़ा रहा है। एक साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था और इसकी पहली बरसी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई और कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसी नापाक हरकत की तो ... हो जाएगा। अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ... जर्मनी दौरे पर बर्लिन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भले ही यहां पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन आगे जो कहा उससे साफ है कि शहबाज और मुनीर ही वो हैं जो ... से सुधरेंगे। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं।
वहीं पहलगाम हमले को लेकर आज भी पाकिस्तान के खिलाफ देश के लोगों में भारी गुस्सा नजर आया। हमारा रोष पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पर्सनल है। उन्होंने उस जगह पे मेरी ज़िंदगी पे हिट किया है जिस जगह से मेरी ज़िंदगी आगे ख़त्म हो चुकी है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की चूल्हे हिला दी थी। ओह माय गॉड। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आज वायुसेना का दमखम दिखा। एक्सप्रेसवे पर सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ और लैंडिंग की। 6 घंटे चलने वाले एयर शो ने मुनीर की नींद उड़ा दी। और मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर की याद आ गई। वायुसेना के इन्हीं फाइटर प्लेन की गर्जना ने मुनीर और शहबाज को अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। तो वहीं पहलगाम हमले के बरसी पर वायुसेना ने सुल्तानपुर से 750 किलोमीटर दूर रावलपिंडी को धुरंधर 3 का ट्रेलर दिखा दिया, जहां फाइटर जेट से लेकर कार्गो प्लेन तक एक एक करके फाइटर जेट लैंडिंग और टेक ऑफ करते नजर आए। इस दौरान भारतीय सेना का भी अद्भुत पराक्रम दिखाई दिया। पूरी मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जा रही है और इसमें दिखाया जा रहा है कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, जब इस तरीके की तस्वीरें होती हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है ताकि इमरजेंसी में वायुसेना इन्हें बैकअप रनवे बना सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध तरीके से बनाए गए मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। अवैध निर्माण पर 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था और इसके बाद खादिमों ने वहां से सामान हटाने का काम भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद अवैध मजारों को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। प्रशासन ने 4 बुलडोजर की मदद से इलाके में अवैध निर्माणों को गिरा दिया। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर यहां पहले मजार बनाया गया और फिर खादिमों में रहने के लिए घरों का भी निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस दिया था, जिसके बाद आज धार्मिक नगरी में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात के साफ संकेत देते रहे हैं कि वे देवभूमि उत्तराखंड, खासकर हरिद्वार का सांस्कृतिक स्वरूप बदलने नहीं देंगे और यही वजह कि अभी तक 600 ऐसे अवैध निर्माणों को हटाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की, जहां 2 बैग लिए एक शख्स को संदिग्ध परिस्थितियों में धर दबोचा और जब पुलिस ने दोनों बैग को खोला तो जो कुछ दिखा वो सब देखकर भौचक्के रह गए, क्योंकि शख्स के दोनों बैग से नई करेंसी का ऐसा जखीरा निकला कि पुलिस वालों को नोट गिनते गिनते घंटों लग गए। पुलिस के मुताबिक बैग से 10 रुपए से लेकर 200 रुपए की नई करेंसी की गड्डियां मिली और जिसकी गिनती कराई गई तो 16 लाख रुपए निकले। जीआरपी इंस्पेक्टर राजोल नागर ने बताया कि जीआरपी आरपीएफ की नियमित चेकिंग प्लेटफॉर्म 8 पर चल रही थी। इसी दौरान एक शख्स पिट्ठू बैग और ट्रॉली बैग के साथ दिखा जो एक ट्रेन के जनरल कोच में चढ़ रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध देख जब तलाशी ली गई तो नोटों का जखीरा मिला। पकड़ा गया आरोपी खुद को कॉस्मेटिक व्यापारी बता रहा है, जिसने शादी विवाह में नए नोटों की डिमांड को देखते हुए उसने मार्केट से ये करेंसी उठाई थी। हालांकि वो कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सका। और इनके पास एक ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग बरामद हुआ है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दी गई है। वो लोग फिलहाल पुलिस ने बरामद नकदी को आयकर विभाग के पास जमा करवा दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर हवाला की आशंका जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक अनोखा विरोध सामने आया, जहां एक दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गया। शादी से पहले दूल्हा बिजली बिल का निपटारा करने पहुंचा था। देखिए, ढोल बज रहा है और बारात डीएम ऑफिस पहुंच गई है। इसी के साथ दूल्हे ने भी अनोखे शगुन की डिमांड कर दी। अब आपको बताते हैं कि दूल्हा बारात लेकर डीएम ऑफिस क्यों पहुंचा। दरअसल ये स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि शादी से ठीक पहले घर की बिजली कट गई है। जांच में पता चला मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो चुका है और शादी के दिन घर अंधेरे में डूब गया। गुस्से में दूल्हा शेरवानी पहनकर हाथ में पूजा की थाली लेकर पूरी बारात के साथ डीएम ऑफिस गया। बारातियों ने जमकर नारेबाजी भी की। शादी का जश्न में प्रदर्शन जमकर वायरल हो गया है। अब नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां भेलूपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और आग की भयावह लपटों और धमाकों से पूरा का पूरा इलाका दहल गया। आग की लपटें, धमाकों की आवाज और चीखते चिल्लाते लोग, ये भयावह तस्वीर है वाराणसी के शुक्लपुरा की, जहां एक टिन शेड वाले मकान की ऊपरी मंजिल पर सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। आधा किलोमीटर का इलाका दहल गया। बताया जा रहा है कि घर में रहने वाले एक युवक ने जैसे ही खाना गर्म करने के लिए माचिस जलाया, गैस रिसाव से कमरे में आग लग गई, जिसके बाद वो घबराकर घर से भागा, लेकिन जैसे ही वो घर से निकला, तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे युवक कूदकर भागता नजर आ रहा है, तो वहीं नीचे गली में अफरा तफरी मची है और लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग बुझाने की कोशिश में एक युवक झुलस गया, जिसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बढ़ती गर्मी के साथ खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी वजह है तो कहीं कोई हादसा, लेकिन आंध्र प्रदेश में रंजिश में आग लगाने का एक मामला सामने आया। लेकिन साजिश करने वाला शख्स रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसकी जमकर खातिरदारी दी। इस शख्स ने पुरानी रंजिश में गांव के ये खेत को आग के हवाले कर दिया। वो खेत में आग लगाने के बाद फरार होने ही वाला था कि ग्रामीणों ने उसे मौके पर पकड़ लिया, लेकिन ग्रामीणों ने कानून हाथ में लेने की जगह पुलिस को मौके पर बुला लिया। पुलिसकर्मियों ने उसे पूछताछ की तो शख्स ने आरोपों को झूठा करार दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3rd डिग्री देना शुरू किया और एक के बाद एक उसके पैर के तलवे में लाठी मारना शुरू किया। पुलिस के 5 लठ बजते बजते शख्स टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐसा नहीं था कि पुलिस की पिटाई में उसने गलती मानी, बल्कि कई गवाह और सबूत भी थे। बस पुलिस उसका इकबालिया बयान चाह रही थी, जिससे शख्स मुकर रहा था, लेकिन खाकी की खातिरदारी ने उससे सच उगलवा ही लिया। बिहार के सिवान में आज उस समय बवाल मच गया जब एक दिन दहाड़े फर्जी पुलिस वाले बनकर 3 बदमाशों ने एक महिला को लूट लिया। 9 लाख का सोना लेकर ये बदमाश फरार हो गए। वहीं जैसे ये बात सामने आई, बवाल मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देखिए, पहले इस महिला को एक बदमाश गली के दूसरी तरफ बुलाकर लाता है। इस दौरान वहां पहले से दूसरा बदमाश मौजूद रहता है। दोनों लुटेरे महिला से बातचीत करते हैं, जबकि तीसरा वहां फोन पर बातचीत करने के बहाने आसपास की गतिविधियों पर नजर बनाए रखता है। थोड़ी देर बाद तीसरा लुटेरा भी वहां पहुंचकर महिला को समझा बुझाकर उससे गहने उतरवाने लगता है। कैसे तीनों लुटेरे गली के कोने में दिन दहाड़े महिला को घेर कर उससे गहने उतरवा रहे हैं। इस बीच जैसे ही दूसरी तरफ से एक लड़का आता दिखा, एक लुटेरा उसकी तरफ आकर खड़ा हो गया ताकि किसी को शक ना हो। ये लुटेरे फर्जी पुलिस ऑफिसर्स बनकर आए। तो अपने आप को बोले कि हम लोग पुलिस हैं, नगर थाना से हम लोग आए हैं और सारे महिलाओं को चेक कर रहे हैं ताकि ज्यादा जो गाना पाना है उसको पलांटी लगाया जा सके। वहीं दिन दहाड़े ऐसी लूट की घटना के बाद हड़कंप मचा है। आरोपी की तलाश हो रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां गुजरात से बंगाल जा रहा टैंकर पलट गया और इसके बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। लोग जान जोखिम में डालकर डीजल लूटते नजर आए। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सबके सब डीजल लूट रहे हैं। देखिए, किसी के हाथों में बाल्टी है तो किसी के हाथ में छोटे तो किसी के हाथ में बड़े बड़े ड्रम हैं। हर कोई इस आपदा में अवसर तलाश रहा है। पूरा गांव टैंकर से रिस रहे डीजल को स्टोर कर रहा है। इसमें काम में जोखिम ज्यादा है। अगर किसी ने चिंगारी फेंक दी तो यहाँ भीषण आग लग सकती है, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इससे बेपरवाह होकर लोग डीजल भर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। प्रशासन ने तुरंत लोगों को वहां से हटाया और क्षेत्र को सुरक्षित किया, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो डीजल लूटकर ले गए हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर अब इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी साफ देखा जा सकता है। ऐसे में दुर्ग के मैत्री बाग में जानवरों, खासकर सफेद बाघों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि हीट वेव से उनको राहत मिल पाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी पारा 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। गर्मी से इंसान ही बेहाल नहीं है बल्कि जानवर भी तपिश इसकी झेल रहे हैं। इस कड़ी में दुर्ग के मैत्री बाग में सफेद बाघों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दोपहर में बाघों को शावर दिया जा रहा है ताकि उनके शरीर का तापमान कंट्रोल में रहे। देखिए शावर को कैसे बाघ एंजॉय कर रहे हैं। और जब बेड़े में बाहर था तो गर्मी की तपिश की वजह से परेशान होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाघों के बाड़ों में हाई पावर कूलर लगाए गए हैं और माहौल को ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। मैनेजमेंट के मुताबिक गर्मी में सफेद बाघ ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी खास निगरानी की जाती है।
हीट वेव का असर ना हो, इसके लिए हर दिन लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बाजार में अचानक दौड़ते सांड ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हमले में महिलाएं घायल हो गई। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार की चहल पहल के बीच 2 महिलाएं धड़ाम से गिर गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक सांड आवारा कुत्तों से बचने के लिए तेजी से भाग रहा था। इसी दौरान बाजार से गुजर रही 2 महिलाएं उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों महिलाएं सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में दोनों को हल्की चोटें आई है, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ लोग भी डर के मारे वापस चल दिए, लेकिन सड़कों पर घूमते आवारा जानवर अब खतरा बनते जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। शहर शहर झपट्टा मार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर बिहार तक चेन स्नैचिंग जो है वो एक बड़ा अपराध हो गया है। स्नैचर गैंग इस कदर एक्टिव हो गया है कि आम इंसान के साथ साथ नेताजी तक स्नैचर्स का शिकार अब बन रहे हैं, जिसकी गवाही दे रही है ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां चेन स्नैचरों ने एक महिला को निशाना बनाया, तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी एक कांग्रेस नेता इसके शिकार बन गए। सबसे पहले बात सीतामढ़ी की, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने राह चलते एक महिला का पीछा किया, फिर गाड़ी आगे बढ़ाकर वापस लौटे। अपने साथी के साथ आसमानी रंग का सूट पहने महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। महिला ने कुछ दूर दौड़कर उनका पीछा किया। आसपास के लोग भी चिल्लाते हुए भागे, लेकिन तब तक दोनों फरार हो गए थे। अगली तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां पर स्नैचरों ने कांग्रेस के नेता राजेंद्र गैरोला को यहां निशाना बनाया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पलक झपकते राजेंद्र गैरोला के हाथ से फोन छीना और फरार हो गए। दोनों ही घटनाओं में अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो दोनों राज्यों की पुलिस की कार्यशैली पर अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक ढोलक वादक के साथ उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने बुलेट वाहन भी जब्त किया। यही वो ढोल वादक है जिसने ये अनोखा कारनामा कर दिखाया, वो भी सिर्फ गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उसकी चोरी भी पकड़ी गई और गर्लफ्रेंड भी हाथ से गई। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां आरोपी अपने दोस्त के साथ एक बुलेट ले जाता दिख रहा है। मामला कौशल्य विहार इलाके का है, जहाँ सेक्टर 4 में बाइक चोरी की वारदात हुई थी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जाँच में पुलिस के हाथ ये फुटेज लग गयी। पूछताछ में आरोपियों ने पहली मर्तबा चोरी करने की बात कबूल ली। साथ ही खुलासा हुआ कि महंगी बाइक बुलेट को लड़कियों और अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए चोरी की गई। अब न बाइक पास रही, न गर्लफ्रेंड, प्यार ने ससुराल यानी जेल जरूर पहुंचा दिया।